आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के कंट्रोल वायरिंग डायग्राम से इंटरव्यू में पूछे जाने वाले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। दोस्तों इस वीडियो में हम 10 से लेकर 11 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे और आप लोगों को बताना चाह रहे हैं कि इन्हीं क्वेश्चन के अंदर से ही आप सभी लोगों को इंटरव्यू में यदि कोई इंटरव्यूअर स्टार्टर के कंट्रोल वायरिंग डायग्राम से अगर क्वेश्चन पूछता है तो इसी के अंदर से ही पूछेगा, इसके बाहर से नहीं पूछेगा। इसके बाहर से कोई क्वेश्चन बनता ही नहीं कि जो आप लोगों से पूछे। ओके, तो इस वीडियो को बहुत ध्यान से देखिए और वन बाई वन हम क्वेश्चन को बताएंगे और उसके विषय में डिस्कस भी थोड़ा बहुत करेंगे। तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। चलिए लेते हैं क्वेश्चन नंबर वन। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है कि स्टार कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर को आपस में इंटरलॉकिंग क्यों करते हैं। ओके, तो इसका आंसर कैसे देना है कि एक ही समय में स्टार और डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन ना हो जाए इसलिए इंटरलॉकिंग किया जाता है। ओके, मतलब एक ही समय में एट ए टाइम एक ही साथ स्टार कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन ना हो जाए इसलिए इंटरलॉकिंग किया जाता है। ओके, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है कि स्टार कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर के इंटरलॉकिंग से क्या तात्पर्य है। कहने का मतलब इंटरलॉकिंग होता क्या है, कैसे इंटरलॉकिंग वर्क करता है। ओके, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। तो इसका आंसर कैसे देना है कि जब स्टार कॉन्टेक्टर ऑन हो तो डेल्टा कॉन्टेक्टर के कॉइल के सीरीज में कनेक्ट स्टार कॉन्टेक्टर की एनसी ओपन हो जाए, जिसके कारण डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन ही ना हो पाए। ओके, और नहीं तो क्या है कि जब डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन हो तो स्टार कॉन्टेक्टर के सीरीज में कनेक्ट डेल्टा कॉन्टेक्टर की एनसी ओपन हो जाए, जिससे स्टार कॉन्टेक्टर ऑन ना हो पाए। चलिए इसको हम आप लोगों के इमेज के माध्यम से भी अच्छे से समझा दे रहे हैं। एक कंट्रोल वायरिंग डायग्राम है, इसको थोड़ा बड़ा कर लेते हैं अच्छे से समझाने के लिए आप लोग को। चलिए देखिए इसमें देखिए और समझिए क्या है कि ये हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर की कॉइल है और ये मेरे स्टार कॉन्टेक्टर की कॉइल है। ओके, ये मेरा डेल्टा कॉन्टेक्टर की जो कॉइल है, आप ये देखिए इसका जो एनसी है, इस कॉन्टेक्टर की एनसी हमारे स्टार कॉन्टेक्टर के सीरीज में कनेक्ट है। जब मेरा डेल्टा कॉन्टेक्टर की कॉइल को सप्लाई जाएगी, डेल्टा कॉन्टेक्टर मेरा ऑन होगा तो ये हमारी जो एनसी है ओपन हो जाएगी। जो स्टार कॉन्टेक्टर कॉइल की सीरीज में एनसी है जो लगी डेल्टा की ओपन हो जाएगी। जो ओपन हो जाएगी तो हमारा स्टार कॉन्टेक्टर कॉइल को सप्लाई जाएगी नहीं, मिलेगा ही नहीं, तो ये पिकअप ही नहीं होगी। ओके, और ये अब हमारा स्टार कॉन्टेक्टर कब पिकअप हो, जब हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑफ होगा और उसके बाद जब ये फिर से वापस एनसी बनेगा। जब फिर से वापस एनसी बनेगा तब उसको जब कॉन्टेक्टर कॉइल सप्लाई जाएगी तभी दोबारा ऑन हो सकता है, नहीं तो दोबारा ऑन नहीं हो सकता। उसी तरह से इसमें क्या है कि देखिए हमारा जो ए स्टार कॉन्टेक्टर है, ये स्टार कॉन्टेक्टर के जो कॉइल है, इसका जो कॉन्टेक्टर है, इसका जो एनसी आप देखिए कि डेल्टा के कॉइल के सीरीज में है। ये देखिए यहाँ पे स्टार का एनसी यूज होता है, ये यूज होता है। इसका मतलब ये होगा कि जब हमारा स्टार का कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये हमारा एन हो जाएगा। जब एन हो जाएगा तो डेल्टा के कॉन्टेक्टर कॉइल का सप्लाई ब्रेक हो जाएगी, तो हमारा डेल्टा के कॉन्टेक्टर ऑन ही नहीं होगा। जब तक ना ऑन नहीं होगा, कब तक, जब हमारा स्टार का कॉन्टेक्टर ऑफ कंडीशन में होगा, तभी ये फिर से हमारा ये जो एनसी बनेगा, तभी हमारा डेल्टा कॉन्टेक्टर ऑन होगा। ओके, इसीलिए इसको बोलते हैं इंटरलॉकिंग। मतलब एक मेरा कॉन्टेक्टर ऑन हो तो दूसरा कॉन्टेक्टर मेरा ऑन ना हो पाए, क्योंकि उसके कॉइल की सप्लाई ब्रेक हो जाएगी। ओके, समझ में आया। अब लेते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 मेरा क्या है कि यदि दोनों स्टार एंड डेल्टा कॉन्टेक्टर किसी भी कारणवश, चाहे हमारा स्टार का कॉन्टेक्टर या डेल्टा का कॉन्टेक्टर स्टक हो जाए, किसी भी कारणवश ऑन हो जाए, क्या हो जाए, ऑन हो जाए एक साथ, यदि दोनों कॉन्टेक्टर स्टार और डेल्टा कॉन्टेक्टर किसी भी कारणवश एक साथ ऑन हो जाए तो क्या होगा। तो उस कंडीशन में क्या होता है, इसका आंसर क्या है, फेज की जो सप्लाई है RYB आपस में शॉर्ट हो जाएगा, 440 हो जाएगा। जब 440 हो जाएगा तो ब्रेकर के अंदर बहुत बड़ा धमाका क्रिएट होगा, बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है। इसलिए यदि किसी भी कारणवश स्टार कॉन्टेक्टर और डेल्टा कॉन्टेक्टर एक साथ पिकअप हो जाएंगे तो 440 हो जाएगा। ओके, इसको भी इमेज के माध्यम से आप लोग को समझा दे रहे हैं। मान लीजिए कि मेरा ये जो स्टार का कॉन्टेक्टर है, ये स्टार का कॉन्टेक्टर ऑन है। इसका स्टार का जब कॉन्टेक्टर ऑन है तो इस सिचुएशन में क्या करता है, हमारा जो स्टार का कॉन्टेक्टर हमारी जो मोटर का टर्मिनल होते हैं, वाइंडिंग के टर्मिनल U1 V1 W2 को आपस में शॉर्ट करता है, बराबर। अब इसी दौरान अगर मेरा ये डेल्टा का कॉन्टेक्टर ऑन हो जाए, इस डेल्टा का कॉन्टेक्टर ऑन का कॉन्टेक्टर पहले से ऑन है, उसी दौरान अगर डेल्टा का भी कॉन्टेक्टर ऑन हो जाए तो आप लोग देखें कि हमारा ये बी फेस
एंड वाई फेस एंड आर फेस आपस में शॉर्ट हो जाएंगे। यहाँ आपस में डेल्टा कॉन्टैक्टर के यहाँ पर आके यहाँ पर शॉर्ट हो जाएंगे। जब आर वाई बी आपस में शॉर्ट हो जाएंगे तो 440 हो जाएगा, बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होगा। इसलिए इसको इंटरलॉकिंग करते हैं कि आप एक ही साथ दोनों पिकअप ना हो। ओके, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर के कंट्रोल वायरिंग को होल्डिंग कहाँ से दिया जाता है? तो इसका आंसर क्या होता है कि मेन कॉन्टैक्टर के एनओ से। ओके, अब इसका अगला क्वेश्चन भी देख ले। क्या अगला क्वेश्चन मेरा क्या है कि होल्डिंग मेन कॉन्टैक्टर के एनओ से ही क्यों दिया जाता है? स्टार या डेल्टा कॉन्टैक्टर के एनओ से क्यों नहीं देते, क्या रीज़न है? ओके, तो इसका आंसर देखिए क्या है। इसका आंसर मेरा ये है कि क्योंकि स्टार कॉन्टैक्टर का एनओ तब तक एनसी बना रहेगा जब तक स्टार कॉन्टैक्टर ऑन रहेगा। मोटर के डेल्टा में स्विच होते ही, मतलब स्टार से डेल्टा में स्विच होते ही स्टार कॉन्टैक्टर ऑफ हो जाएगा। तो ऑफ हो जाने से वापस से बना एनसी एनओ हो जाएगा, तो हमारा होल्डिंग ब्रेक हो जाएगा। ओके, अब दूसरा कंडीशन ये है कि हमारा डेल्टा के एनओ से इसलिए नहीं देते कि डेल्टा के एनओ से इसलिए नहीं देते कि 10 से 12 सेकंड के बाद डेल्टा कॉन्टैक्टर हमारा ऑन होता है। तो 10 से 12 सेकंड के लिए स्टार्ट बटन को दबा के हम रखेंगे नहीं कि हम स्टार्ट बटन को 10 से 12 सेकंड दबा के रखें, जब मेरा डेल्टा कॉन्टैक्टर को ऑन हो या पिकअप हो तो उसकी हमारा जो एनओ है वो एनओ होल्डिंग का काम करे। ऐसा भी हम नहीं कर सकते। इसीलिए कारण है कि हम जो होल्डिंग देते हैं हम मेन कॉन्टैक्टर के एनओ से ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 कि कॉन्टैक्टर हमिंग मीन्स गुंजन क्यों करता है? अब लोग देखेंगे कि जब फीडर हमारा ऑन होता है, काउंटर में आना हो तो कभी या हमिंग की आवाज़ करता है। तो क्या रीज़न होता है कि हमिंग करता है? पहला रीज़न क्या है कि कॉयल कोर के मूविंग एंड फिक्स पार्ट के बीच कार्बन जमा हो सकता है। ओके, हमारी जो कॉयल होती है, जो हमारी फिक्स कॉयल, देखिए जो कोर होती है कुछ इस तरह से होती है। ओके, देखिए कुछ इस तरह से हमारी कोर होती है। ओके, और इसके जो मूविंग पार्ट होता है, मूविंग पार्ट भी हमारा कुछ इस तरह से होता है। ठीक है, ये मूविंग पार्ट भी हमारा कुछ इस तरह से होता है और इसके बीच में यहाँ पर कॉयल कनेक्ट होती है। ओके, तो ये हमारा जो है मूविंग पार्ट है। ये हमारा कॉन्टैक्टर का मूविंग पार्ट है और ये हमारा फिक्स पार्ट है। ओके, इस फिक्स मूविंग और फिक्स पार्ट के बीच में, इस मूविंग और फिक्स पार्ट बीच में यहाँ पर अगर कार्बन जमा हो जाएगा, जब कार्बन जमा हो जाएगा तब जब इससे जब कनेक्ट हो जाएगा, जब सटेगा, तो अगर कार्बन जमा रहेगा तो बराबर अच्छे से चिपकेगा नहीं। जब चिपकेगा नहीं तो उस वक्त क्या होगा कि कॉन्टैक्टर हमिंग की आवाज़ करेगा। ये तो हो गया रीज़न नंबर 1। अगला रीज़न ये है कि कॉयल को मिलने वाले रेटेड वोल्टेज कम हो सकती है। यदि हमारी कॉयल की केबल वो मान लो सपोज दैट 120 वोल्ट AC की है, अगर उसको प्लस माइनस मान लो 10% का अगर वेरिएशन है तो कोई नो प्रॉब्लम। अगर 10 प्लस माइनस 10% से अगर कम हो जाए और ज़्यादा कम हो जाए, कहने का मतलब यदि हमारा 100 या उससे भी कम या 80 वोल्टेज के नियर अबाउट अगर हमारे कॉयल को अगर मिलने लगी, वोल्टेज प्रॉपर नहीं मिल रहा है, उस कंडीशन में भी हमारा कॉन्टैक्टर की जो कॉयल है जो वो बराबर चिपकेगी नहीं। जब चिपकेगी नहीं तो भी वहाँ पर हमिंग भी पैदा होता है। ओके, रीज़न नंबर 3 क्या है कि कॉयल वीक हो जाने से, कॉयल का रेजिस्टेंस ज़्यादा हो जाने के कारण पर्याप्त करंट फ्लो नहीं हो पाती। जब अगर कोई कॉयल अगर वीक हो जाएगी, जब कॉयल जब वीक हो जाती है तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाता है। जब रेजिस्टेंस बढ़ जाता है तो उस कॉयल में पर्याप्त करंट फ्लो नहीं हो पाती। जब पर्याप्त करंट फ्लो नहीं पाती तो वो प्रॉपर मैग्नेटिज्म गुण उसमें उत्पन्न नहीं होता है। जब मैग्नेटिज्म गुण उसमें उत्पन्न नहीं होता है तो जो मूविंग पार्ट को अच्छे से प्रॉपर से अपने पास चिपका नहीं पाती। जब चिपका नहीं पाती तो भी वहाँ पर हमिंग की आवाज़ आती है। और रीज़न नंबर 4 होता है कि कॉयल की सेंडिंग रिंग लूज हो सकती है। कॉयल की सेंडिंग रिंग देखिए कैसे कि क्या होता है। सेंडिंग रिंग कहाँ पे लगी होती है? ये हमारी कोर होती है, ये हमारी कोर होती है। इस कोर के यहाँ पर कॉयल फिक्स होती है, बराबर। तो ये जो कोर होती है कई पार्टों में डिवाइड होते हैं। तो इस कोर को अच्छे से जकड़े रहने के, टाइट करने के लिए इनके दोनों सिरे पे सेंडिंग रिंग लगी होती है। अगर यह सेंडिंग रिंग लूज हो गई तो भी हमारा कॉन्टैक्टर हमिंग करेगा। ओके, क्वेश्चन में से क्या है कि ऑन इंडिकेशन लैम्प कब जलता है? तो इसका आंसर क्या है कि डेल्टा कॉन्टैक्टर के ऑन होने से। तो शॉर्ट में आंसर ऐसा दे सकते हैं कि डेल्टा कॉन्टैक्टर के ऑन होने से। और उसको डीप में देना है तो कैसे देंगे कि जो एनओ है, एनओ को फेज से
से सप्लाई कनेक्ट रहती है, एनओ को फेज से कनेक्ट रहता है, और डेल्टा के एनओ के सीरीज में हमारा ऑन इंडिकेशन बल्ब जुड़ा रहता है जिसको न्यूट्रल डायरेक्ट मिलता है। ओके, हमारा जब एनओ है, ये हमारा एनओ कॉन्टेक्ट है, ठीक है, यहाँ से अगर फेज कनेक्ट है और यहाँ पर बल्ब जुड़ा है, ओके, और इसको यहाँ से न्यूट्रल डायरेक्ट मिला है, बराबर। जब हमारा डेल्टा का कॉन्टेक्टर ऑन होगा तो ये हमारा एनसी बनेगा। हमारा जब एनसी बनेगा तो फेज सप्लाई कहाँ जाएगा, सीधा बल्ब में। इधर से फेज मिल गया, इधर से न्यूट्रल, हमारा ऑन इंडिकेशन लैम्प ग्लो करने लगता है। अगला क्वेश्चन क्या है कि ट्रिप इंडिकेशन कब जलता है, मतलब ट्रिप का इंडिकेशन कब जलता है। तो इसका आंसर देंगे, अगर शॉर्ट में आंसर देना हो तो दे सकते हैं, अगर डिटेल में देना हो तो ऐसे देंगे कि ओवरलोड रिले की 95-96 एनसी जो पॉइंट होती है वो हेल्थी पॉइंट कहलाते हैं। तो हेल्थी पॉइंट के ओपन होने एवं 97-98 एनओ का जो पॉइंट, इसको ट्रिपिंग पॉइंट कहते हैं, एनओ पॉइंट ट्रिपिंग पॉइंट एनसी बनने के कारण ट्रिप इंडिकेशन बल्ब को फेज मिल जाता है और न्यूट्रल डायरेक्ट मिलता है, जिसके कारण बल्ब ग्लो करने लगता है। इसको इमेज से हम समझते हैं, तब इसको समझिएगा। देखिए, ये हमारा जो पॉइंट होता है, ये हमारा हेल्थी पॉइंट होता है। ये पॉइंट कितना रहता है, ये हमारा हेल्थी पॉइंट, इसको कहीं 95, ये हमारा 96, ओके, ये हमारा 97, ये हमारा 98, बराबर। ये हमारा 95-96 एनसी रहता है और 97-98 मेरा एनओ रहता है। जब हमारी मोटर किसी भी कारण को वजह से ओवरलोड होकर ट्रिप होती है तो ये वाला पॉइंट मेरा एनसी पॉइंट मेरा एनओ हो जाता है, और ये हमारा जो एनओ पॉइंट होता है, ये एनओ पॉइंट मेरा एनसी बन जाता है। जब एनसी बन जाता है तो आप लोग देखेंगे कि हमारी जो फेज की सप्लाई है, यहाँ से निकलते हुए, इसकी एनसी से निकलते हुए सीधा कहाँ पर जाती है, हमारे फेज की सप्लाई सीधा बल्ब को मिल जाती है। आप लोग देखेंगे यहाँ फेज की सप्लाई हमारी सीधा बल्ब को यहाँ पर मिल जाएगी, ट्रिप वाले बल्ब को मिल जाएगी, और न्यूट्रल डायरेक्ट मिलता है, तो ये हमारा ट्रिप का इंडिकेशन भी ग्लो करने लगता है। ओके, तो क्वेश्चन नंबर आएंगे, ऑफ इंडिकेशन लैम्प कब जलता है। ऑफ इंडिकेशन लैम्प हमारा कब जलेगा कि मेन काउंटेटर के ऑफ होने पर, जब मेरे काउंटर मेरा ऑफ होगा तभी ऑन इंडिकेशन लैम्प जलेगा। अगर उसको डिटेल में बताना कैसे बताएंगे कि मेन काउंटेटर के एनसी से फेज सप्लाई बल्ब को मिलता है और न्यूट्रल डायरेक्ट मिलता है, जिसके कारण ऑफ इंडिकेशन बल्ब ग्लो करने लगता है। कहने का मतलब देखिए कि ये हमारा जो मेन काउंटर का हमारा एनसी है, मान के मेन काउंटर का एनसी है, यहाँ से इसको फेस दे दिए, यहाँ से हमारा ये ऑफ इंडिकेशन का बल्ब लगा, यहाँ से इसको डायरेक्ट न्यूट्रल दे दिए। अब हमारा जब मेन काउंटर ऑन होता है तो ये हमारा जो एनसी है बना रहता है, ये एनओ हो जाएगा। जब हमारा एनओ हो जाएगा तो हमारा इंडिकेशन के बल्ब को जाने वाली फेज सप्लाई ब्रेक हो जाएगी, तो मेरा बल्ब बुझ जाता है। ओके, अब वही जब हमारा मेन काउंटर ऑफ होता है तो फिर से वापस से एनसी बन जाती है। जब एनसी बन जाती है तो फेज सप्लाई यहाँ डायरेक्ट पास होकर बल्ब को मिल जाती है फेज सप्लाई, और न्यूट्रल डायरेक्ट मिलता है, और जो हमारा बल्ब ग्लो करने लगता है। ओके, लेते हैं अगला क्वेश्चन मेरा क्या है कि स्टार डेल्टा स्टार्टर में कौन सा टाइमर यूज किया था, मीन्स उपयोग किया जाता है। तो इसका आंसर क्या होता है कि ऑन डिले टाइमर। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 ले लेते हैं। क्वेश्चन नंबर मेरा 11 का कि ऑन डिले टाइमर किसे कहते हैं, मतलब क्या तात्पर्य है, ऑन डिले टाइमर कहते किसे, इसको भी समझ लेते हैं। चलिए, तो ऑन डिले टाइमर किसे कहते हैं, इसका आंसर देखिए क्या है कि ऑन डिले टाइमर जितना टाइम या सेकंड सेट किए रहेंगे उतना टाइम या सेकंड डिले करने के बाद, मतलब कि उतना टाइम या सेकंड को डिले करने के बाद, लेट करने के बाद, बिताने के बाद, यानी कंप्लीट करने के बाद, ओके, हमारे जो कॉन्टैक्ट पॉइंट होते हैं, एजेंसी होती है नॉर्मल कोड, उसको चेंज ओवर एनओ में कर देती है। अगर एनओ रहेगा तो उसको चेंज ओवर एनसी में कर देती है। हमारे ऑन डिले टाइमर क्या होता है, यहाँ पे देखिए अगर स्टार्टर में देखिए तो ये हमारा एनसी रहता है, ये मेरा एनसी रहता है, ये वाला कॉन्टैक्ट मेरा डेल्टा के लिए एनओ रहता है, बराबर, मेरा डेल्टा के लिए एनओ रहता है। तो अगर 10 से 12 सेकंड हम टाइम सेट किए हैं तो 10 से 12 सेकंड के बाद अगर ये वाला पहले तो हमारा एनसी रहता है, तो 10 से 12 सेकंड के बाद ये हमारा कॉन्टैक्ट चेंज होकर जो एनओ रहता है उस कॉन्टैक्ट को एनसी बना देता है। यहाँ से ओपन होता है, खुलता है, और यहाँ पर लग जाता है। ओके, तो ये हमारा जो एनओ कॉन्टैक्ट था उसको एनसी बना देता है। मतलब जितना टाइम सेट करे उतना टाइम को डिले करने के बाद, उतना टाइम को कंप्लीट करने के बाद कॉन्टैक्ट को ये चेंज करते हैं, इसलिए इसको ऑन डिले टाइमर कहते हैं। ओके दोस्तों, आई होप आप सभी लोगों को यह वीडियो बहुत ही पसंद आया होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और साथ के सब्सक्राइब, और उसके बाद सबसे मोस्ट जो बात है कमेंट जरूर कीजिए, साथ साथ कमेंट भी कीजिए कि हम ये वीडियो कैसा लगा आप लोगों को, प्लीज़ एक कमेंट जरूर कीजिए। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अब मिलते हैं एक नए इंटरेस्टिंग टॉपिक है, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।